So today we are going to start the first chapter of your statistics, that is introduction to statistics. तो before we start this chapter statistics, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कुछ चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पढ़ा था उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आप लोग मुझे फटाफट बताते चलो जो जो मैं लिखता जा रहा हूँ। व्हाट आर इकोनॉमिक एंड व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? Those activities which are done with the motive of earning profits are economic property activities, ठीक है। इनकम और प्रॉफिट के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं दे आर कॉल्ड आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? which are done out of affection. लव एंड अफेक्शन या फॉर द सोशल वेलफेयर। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपका मनी इन्वॉल्व है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मनी इन्वॉल्व नहीं होता। तो हम अपनी इकोनॉमी की अगर हम बात करें किसी भी कंट्री में, वी ऑलवेज कंसिडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि जो भी चीज़ें हम खरीदते बेचते हैं, हर कमोडिटी या हर गुड की कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स कोई बताएगा? एनीवन? व्हाट इज़ Uh, इकोनॉमिक्स? Economics is concerned about production, consumption, and distribution. Economics is concerned about production, consumption and distribution, or economics is a science, it is a social science which studies the human behavior, which is concerned with the production, consumption and distribution. तो हमारी तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन प्रोड्यूसर किस किस की हेल्प से करता है? Land, labor, Land, capital, labor, entrepreneur, capital. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो these land, labor, capital and entrepreneur are known as factors of resources production. और factors of production। ठीक है। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हेल्प से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, और वो प्रोडक्शन किसके लिए करता है? कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर उस प्रोडक्शन को कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करने पे कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, और कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर की क्या बन जाएगी? इनकम। क्योंकि अगर मैंने कोई खर्चा किया है तो मेरा खर्चा प्रोड्यूसर की क्या बनेगी? इनकम। और प्रोड्यूसर उस इनकम को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा? इन चारों के बीच में। लैंड को रेंट दे देगा, लेबर को वेजेस पे करेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेगा, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। ये सब चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में डिटेल में सब कुछ की हुई थी। ठीक है। तो हमारी तीन मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जो कि हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम का मतलब यहाँ पे क्या है? द रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट विच इज पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने देखी थी। ठीक। नाउ इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स पार्ट। और स्टैटिस्टिक्स पार्ट शुरू करने से पहले आपको जो चीज़ें ये आपके स्क्रीन के सामने आ रही हैं, ये जो मैंने लिखी हुई हैं, ये आपको सिर्फ उतना ही पता होना चाहिए जो वन मार्कर के लिए पूछी जाती हैं। ठीक है। देयर वर डिफरेंट इकोनॉमिस्ट और डिफरेंट प्रोफेसर्स हु गेव द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो डिफरेंट प्रोफेसर्स ने इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन दी, जिसमें सबसे पहला अगर हम बात करें स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की, सबसे पहला आता है आपका साइंस ऑफ वेल्थ। हु इज एडम स्मिथ? एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हु पब्लिश द बुक द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब ये जो है नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, दिस बुक वॉज रिटन बाय एडम स्मिथ, और जिसका फोकस क्या था? साइंस ऑफ वेल्थ। उसने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया?
an inquiry into the nature and cause of wealth of nation। तो एडम स्मिथ कहते हैं किसी भी कंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वेल्थ, कि अगर पैसा है तो उस पैसे से आप ह्यूमंस अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर इकोनॉमी में पैसा है, लोगों के पास वेल्थ है, तो दे कैन स्पेंड देयर वेल्थ ऑन दी देयर ओन वेलफेयर। वो अपनी वेलफेयर के लिए पैसा स्पेंड कर सकते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं इफ दे हैव द वेल्थ। तो इसीलिए इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि कंट्री के पास वेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज इकोनॉमिक्स का कोई सेंस नहीं है। इकोनॉमिक्स को डिफाइन वो करते हैं कि देयर शुड बी द वेल्थ, देयर शुड बी मनी इन द इकोनॉमी from which the people can satisfy their human wants। तो पहली definition was given by science of wealth by Adam Smith। 1 मार्कर के लिए आपको ये पता होना चाहिए। Science of wealth given by Adam Smith was criticized by the another economist Alfred Marshall। Alfred Marshall who gave the theory that science of material well-being। So under this group of definition, the emphasis is on the welfare as compared with the wealth in the earlier group। तो एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, सिर्फ वेल्थ होना जरूरी नहीं है, हाउ पीपल स्पेंड दैट वेल्थ, पैसा होना सिर्फ जरूरी नहीं है, लेकिन लोग उस पैसे को कैसे स्पेंड करते हैं, ठीक है, किस तरीके से उसे स्पेंड करते हैं और उससे पूरी सोसाइटी की वेलफेयर कैसे होती है, उसके ऊपर एम्फेसिस किया है एल्फ्रेड मार्शल ने। तो एल्फ्रेड मार्शल एम्फेसाइज not only spending the wealth but also how that wealth is going to improve the human welfare। humans अपनी needs को satisfy करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उस पैसे को अपनी एजुकेशन पे कैसे खर्च करते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने पे कैसे खर्च करते हैं, कैसे उसे अपनी नॉलेज गेन करने के लिए उस पैसे को खर्च करते हैं, और उस नॉलेज को कैसे यूज करते हैं ताकि आगे और लोग और ह्यूमन वेलफेयर हो। तो व्हाट एल्फ्रेड मार्शल सेज, Alfred Marshall says, economics is a study of mankind in the ordinary business of life। It examines that the part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requirement of well-being। तो ह्यूमन बीइंग अपनी ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए वेल्थ को स्पेंड करता है, लेकिन अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, मटेरियल वेलबींग के लिए, ओवरऑल वेलफेयर के लिए उस पैसे को कैसे स्पेंड करता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो दिस थ्योरी ऑफ मटेरियल वेलबींग वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। तो 1 मार्कर के लिए आपको ये पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। इसके बाद थर्ड आता है आपका साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। तो मटेरियल वेलबींग जो एल्फ्रेड मार्शल ने दी, एल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी को क्रिटिसाइज फर्दर किया प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स ने, ठीक है, ऑफ द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ही गेव द न्यू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ही बॉट दिस बुक इन 1931। अब लायनल रॉबिन्स कहते हैं, व्हाट डज लायनल रॉबिन्स सेज, लायनल रॉबिन्स कहते हैं प्रोफेसर कि वेल्थ आपके पास है, आप ह्यूमन वेलफेयर भी साथ में कर लोगे, लेकिन जब आपके पास वेल्थ लिमिटेड होती है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जब ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड होती हैं तो उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर ऑलवेज स्केर्स। ये आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में कि देयर इज ऑलवेज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज विच इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी। हर कंट्री की, हर इकोनॉमी की एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज आर स्केर्स, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी, ये आपको पता है, ठीक है। तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, क्यों? क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो जब ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होंगी और उनको पूरा करने के लिए जब रिसोर्सेज आपके पास शॉर्टेज में होंगे, तो आप उन रिसोर्सेज को किस तरीके से ऑल्टरनेटिवली यूज करोगे। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, लेट्स टेक एन एग्जांपल वंस अगेन। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, सपोज मेरे पास एक लैंड है, ठीक है,
मेरे पास एक लैंड है, लैंड इज अ रिसोर्स जो कि लिमिटेड है, दिस लैंड इज लिमिटेड। अब इस लिमिटेड लैंड पे मेरे को ए भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बी भी कर सकता हूँ, सी भी कर सकता हूँ, डी भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हर एक की नीड्स वांट्स अनलिमिटेड है, सबको ये लैंड चाहिए, ए को भी चाहिए, बी को भी चाहिए, सी को भी चाहिए, डी को भी चाहिए, सबको चाहिए लैंड, लेकिन दिस लैंड इज लिमिटेड। तो व्हेन लैंड इज लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, तो हाउ आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस लैंड? आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस लैंड ऑल्टरनेटिवली। कभी इस लैंड पे मैं ए प्रोड्यूस कर लूंगा, कभी बी प्रोड्यूस कर लूंगा, कभी सी, कभी डी, कभी कुछ, लेकिन ऑल्टरनेटिवली, क्योंकि एक टाइम पे तो मैं सब कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि द मेन प्रॉब्लम इज नॉट वेल्थ, द मेन प्रॉब्लम इज नॉट द ह्यूमन वेलफेयर, द मेन प्रॉब्लम इज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, and when the resources are limited in the society, how you are going to meet your unlimited wants with the resources, that is the main problem. So according to Robbins, economics studies the problem which arises because of the scarcity of resources. Robin की definition कहता है, economics is a science which studies human behavior as a relationship between the ends मतलब wants, and the scarce means मतलब limited resources which have alternative uses. तो शुरू से जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो हम पढ़ते आ रहे हैं रॉबिन्स की डेफिनेशन कि साइंस, इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। और ह्यूमन बिहेवियर को कैसे स्टडी करता है कि रिलेशनशिप क्या है कि ह्यूमन की वांट्स तो अनलिमिटेड हैं और उनकी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो लिमिटेड हैं, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को हम फिर ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। यहां तक कोई डाउट किसी को? आपको ये सब याद नहीं करना, जस्ट आपको रिमेम्बरेंस माइंड में एक बार रिकॉल करना है कि हाँ, और किस ऑथर, किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी, उतना ही पता होना चाहिए, उससे ज्यादा इसमें आता कुछ नहीं है। इससे ज्यादा फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आता है। एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. No, sir. ठीक है, ओके। इसके बाद जो चौथी डेफिनेशन है, अब लायलन रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी उसको मॉडिफाई किया गया बाय प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन, हु गेव द थ्योरी ऑफ साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसको पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स is the study of how men and society choose, with or without the use of money, to employ the limited productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and group of the society. तो एक तरह से आपने देखा कि जो रॉबिन्स की डेफिनेशन थी उसको किस तरीके से मॉडिफाई किया गया इसमें डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि इसमें कहा गया कि जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को आप ऑल्टरनेटिव तो यूज कर रहे हो, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को आप ऑल्टरनेटिव तो यूज कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग कमोडिटीज बना रहे हो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, और उसे आप लोगों को बेच भी रहे हो कंजम्पशन के लिए, ठीक है। तो आप उससे जो इनकम जनरेट कर रहे हो उस इनकम को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सब लोगों में। अगर आपने लैंड लिया है तो लैंड को आप कितना रेंट दे रहे हो, लेबर हायर किया तो लेबर को आप कितनी वेजेस पे करोगे, किसी से पैसा लिया लोन की फॉर्म में उसको कितना इंटरेस्ट पे करोगे, या एंटरप्रेन्योर कितना प्रॉफिट रखेगा, और जो भी आप लिमिटेड रिसोर्सेज पे गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हो उसे आप किस तरीके से आप कंजम्पशन के लिए लोगों में बांटोगे जिससे लोगों की और सोसाइटी इन जनरल दोनों को बेनिफिट मिले, ठीक है। तो डायनामिक ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ग्रोथ मैंने आपको बताई थी, व्हाट इज ग्रोथ, कि जब कंट्री की जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी, द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which are produced during a year in a country, that is called GDP, and GDP is nothing but production. तो एक साल में इकोनॉमी में कितनी प्रोडक्शन हुई, ठीक है, और वो अगर धीरे धीरे जीडीपी बढ़ती जा रही है तो हम बोलेंगे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट कब होगी,
जब आप उस प्रोडक्शन को आप सब में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हर एक कंज्यूम करेगा और पूरी सोसाइटी को मिलेगा कंजम्पशन करने के लिए, पूरी सोसाइटी की वेलफेयर होगी। तो इसीलिए हर एक की डेफिनेशन, एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया अल्फ्रेड मार्शल ने और अपनी थ्योरी दी वेल्थ एंड मटेरियल वेलफेयर की। उसको क्रिटिसाइज और मॉडिफाई किया रॉबिन्स ने कि स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे आप ऑल्टरनेटिवली यूज़ करते हो, और उसको क्रिटिसाइज करके जो डेफिनेशन दी पॉल ए सैमुअल्सन ने, दैट वाज अबाउट डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एक के बाद एक ऑथर आते गए, इकोनॉमिस्ट आते गए और अपनी उसको रिवाइज करके देते गए। ठीक है, तो आपको जनरल ओवरव्यू मिल गया थोड़ा सा बेसिक कि इनकी क्या आइडिया क्या था इनका। आपको ये सब याद नहीं करना, ना आपको याद करना है या ज़्यादा दिमाग लगाना है, बस आपको एक पर ऊपर से पता होना चाहिए कि किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी। ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. ठीक है, बेसिक आइडियाज क्लियर थोड़ा सा कि चार इकोनॉमिस्ट थे और चारों ने क्या क्या थ्योरी दी अपनी, राइट नाउ। ये तो था आपका एक जनरल टॉपिक जो हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। अब हम यहाँ से चैप्टर शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। कई स्कूलों में ऊपर वाला जो टॉपिक मैंने बताया आपको, जो चार ऑथर, कई स्कूलों में वो कटवा भी देते हैं, नहीं भी करवाते, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 1 मार्क में कभी आ जाए आपको सर आपने बताया नहीं कि कौन से ऑथर ने क्या थ्योरी दी थी। इट्स अ जनरल पार्ट। नाउ अब स्टैटिस्टिक्स, कोई मुझे बताएगा आपने 9th-10th में क्या पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में? Mean median mode. अच्छा, मीन मीडियन मोड पढ़ा, तो इसका मतलब आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी। 9th-10th में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, लेकिन आप में से कोई मुझे बताएगा कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा। अच्छा, वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है? एनीवन? अच्छा, डेटा क्या होता है? आपने बात बोली डेटा, व्हाट इज डेटा? Information which is presented after us. वेरी नाइस। डेटा इज सिंपली एन इंफॉर्मेशन। डेटा इज नथिंग बट अ इंफॉर्मेशन। ठीक है, किस चीज की इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट कि हमारी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, इंफॉर्मेशन अबाउट हमारी कंट्री में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इंफॉर्मेशन अबाउट हमारी कंट्री में कितने कोविड पेशेंट हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली में कितने केसेस हुए कोविड के। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। तो डेटा इज नथिंग बट अ जनरल इंफॉर्मेशन। एंड इंफॉर्मेशन आपकी किस फॉर्म में होती है? नंबर्स की फॉर्म में होती है या किसी और एट्रीब्यूट, किसी करेक्टरिस्टिक के बेस पे होती है? एट्रीब्यूट मींस करेक्टरिस्टिक, कि जैसे मेरे एक नाक है, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, ठीक है, 32 दांत हैं, दैट इज कॉल्ड मेरा शक्ल, मेरे फेस का फीचर, मेरे फेस का करेक्टरिस्टिक, तो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। तो जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन आप नंबर्स की फॉर्म में इकट्ठा करते हो या क्वालिटी करेक्टरिस्टिक के बेस पे? Sir, numbers. Numbers. Information or data is always collected in the form of numbers. So whenever we are talking about statistics, we are more concerned about numerical data. ठीक है, तो whenever we are studying statistics, we are always concerned about numerical data. That means we are always concerned about quantitative data and not qualitative data. ठीक है, हम क्वालिटेटिव डेटा के लिए, क्वालिटेटिव डेटा को हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम क्वांटिटेटिव डेटा को एम्फेसिस करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स। स्टैटिस्टिक्स इज concerned about numerical data. It is a collection of numerical data which has a quantitative expression and not qualitative expression.
आप में से कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा का? एनी वन ऑफ यू? क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा का कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है? हाँ स्पर्श। So quantitative data though is just, I think, the number of people and, like, for example, number of COVID patients, number of COVID cases. Wonderful. And qualitative? So qualitative, I think, I don't know. Wait. The qualitative is if we are talking about population, we can say पूजा वॉइस कम आ रही है, सॉरी मुझे थोड़ा सा तेज बोलना। पूजा वॉइस इज बहुत कम आ रही है पूजा। मैं बताता हूँ। तो क्वालिटेटिव डेटा, लेट सपोज इफ आई से ए बी एंड सी, देर आर 3 boys in a class A, B and C. If I say A has scored 80 marks in particular subject, or same subject में B has scored 70 marks and C had scored 95 marks, ठीक है? तो this is a quantitative data. It's a quantitative expression, numerically expressed है, ठीक है? और अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो मैं C को रैंक 1 दे दूंगा, B को रैंक 2 दूंगा और A को रैंक 2 दूंगा और B को रैंक 3 दूंगा। क्लियर? दिस इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं बोलूं A, B और C 3 बच्चे हैं, A को मैं रैंक 1 दे रहा हूं, B को 3rd दे रहा हूं और C को 2nd। क्यों? क्योंकि A C से ज़्यादा सुंदर है, हैंडसम है, और C B से ज़्यादा हैंडसम है। तो मैं उनके क्वालिटी उनके एट्रीब्यूट, ए ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है सी बी से, तो दैट इज़ क्वालिटेटिव डेटा। तो जब आप क्वालिटी के बेस पे कंपेयर करते हो तो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज स्टडीज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन एंड नॉट क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है? और अगर मैं बोलूं, if I write the number 5, 1, 3, 5, 1, 15, 12, 6, 9, 10, these are the numbers. तो आप मुझे बताओ, does these number constitute statistics? क्या ये numbers आपको बताता है कि ये statistics है? Is this a statistics? No. This is not statistics. These are general information or this is general data. These are general data or these are general facts जो आपने इकट्ठे किए, numbers. But अगर मैं इन numbers को आपस में compare करूं, if I compare these numbers, ठीक है, मैं इनको compare करूं किसी purpose के लिए, pre-determined पर्पस, अगर मैं इसे किसी प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए इन नंबर्स को स्टडी करूं और उसके बाद मैं कंपेयर करूं, देन आई कैन से इट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिक्स इज अ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, या स्टैटिस्टिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा which is used for making comparison against some predetermined purpose. तो अगर मैं बोलूं कि मेरी कंट्री की पॉपुलेशन 145 करोड़ है और इंडिया की, और चाइना की पॉपुलेशन, अगर चाइना की पॉपुलेशन सपोज 148 करोड़ है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन 145 करोड़ है, तो दैट मीन्स आई हैव डन द कलेक्शन ऑफ डेटा, मैंने डेटा कलेक्ट किया है फॉर इंडिया 145 करोड़। चाइना की बात करूं तो चाइना का डेटा मैंने कलेक्ट किया है 148 करोड़, ठीक है? तो ये दोनों अपने अपने एंड पे डेटाज हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, लेकिन
जब मैं इंडिया की पॉपुलेशन को चाइना की पॉपुलेशन से कंपेयर करूंगा तो और मैं किसी रेलिवेंट कंक्लूजन पे निकल के आऊंगा, क्योंकि माय पर्पस इज टू चेक द पोल्यूशन बिटवीन द टू कंट्रीज कि किस कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है। तो उसके लिए मैंने एक पर्पस के लिए मैंने जब पॉपुलेशन को एस्टिमेट करके मुझे ये देखना था किस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है कम है, मैंने जो डेटा इकट्ठा किया अपनी अपनी कंट्री का, और जब मैंने उनको कंपेयर किया तो मुझे पता लगा कि चाइना इज़ मोर पॉपुलेटेड देन इंडिया। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज द कंक्लूजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो मैंने इंटरप्रिटेशन किया रिजल्ट्स को, मैंने एनालाइज किया डेटा को, और उसके बाद उस पर कुछ टूल्स लगा के मैंने ये एनालाइज करके इंटरप्रेट किया कि चाइना इज़ मोर पॉपुलेटेड दैन इंडिया, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा, जो आप डेटा कलेक्ट करते हो फॉर सम प्री डिटरमाइंड पर्पस, ठीक है, एंड व्हेन इट इज़ यूज विच इज़ यूज फॉर मेकिंग कंपैरिजन। किसी कंपैरिजन के लिए, आप किसी पर्पस के लिए कोई आप इवेंट उठाते हो और उसके बाद जब उसको आप कंपेयर करते हो उनके डेटा को इकट्ठा करके और एक कंक्लूजन पे निकालते हो, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल क्लियर? Yes, sir. कोई ऐसा जिसको रह गया हो? एनीथिंग, एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग? नो? कुछ स्टूडेंट्स की आवाज़ नहीं आई है, मुझे लगता है उनको समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। वेटिंग फॉर द वॉइसेस, मेरे कान तक आई नहीं अभी तक वॉइसेस। अनमोल, हर्षित, भावेक, Sir, Clear, clear. sir. कुलविंदर, Sir, clear. कुलविंदर, ओके, राइट। नाउ सो ये तो हमने बेसिक देखा। ओके, अब मैं आपके सामने दो चीजें लिख रहा हूं। इफ आई आस्क यू, अ काउ हैज 4 legs, Ram has 200 in his pocket। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपके सामने लिखूंगा। A cow has 4 legs, Ram has 200 in his pockets। ठीक है, पवन, पवन has 500 against 200 with रोहन। ठीक है, रिया is beautiful than सान्या। अब आप मुझे बताओ, अ काउ हैज 4 legs, डेटा गिवन है 4 legs, इज इट अ स्टैटिस्टिक्स? No, sir. स्पर्श क्या बोला? So I said no. नो। क्यों? क्योंकि एट्रीब्यूट, ये उसकी करेक्टरिस्टिक है, उसकी 4 लाते हैं। Yes, sir. राम हैज 200 in his pocket, is this a statistics? No, sir. No, sir. No, just information or data is given that he has 200 in his pocket. Pawan has 500 against 200 with Rohan, is this a statistics? Yes, sir. Yes. Yes, this is a statistics। क्यों? क्योंकि हमने एक के पैसे को दूसरे से कंपेयर किया। रिया इज ब्यूटीफुल देन सान्या? Yes, sir. Yes, sir. नो। व्हाई नो? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ओनली स्टडीज द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, इट नेवर स्टडीज द क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्वालिटी को कंपेयर नहीं करता या स्टडी नहीं करता, वो क्वालिटेटिव डेटा को स्टडी नहीं करता। वो किसको स्टडी करता है? वो स्टडी करता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन को। ठीक है, अभी मैं एक वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स या कलेक्शन ऑफ डेटा। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स और कलेक्शन ऑफ डेटा। इफ आई से, आप मुझे बताएंगे
if I say there are 500 students in a school, this is what? This is a simple data. Aggregate मतलब total data, collection of data. So we have collected our data of school where there are 500 students in a school. ठीक है, एक स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स हैं. दिस इज विच काइंड ऑफ डेटा? दिस इज अ रॉ डेटा. दिस इज अ रॉ डेटा. लेकिन अगर मैं इसमें से बोलूं कि देयर आर 500 स्टूडेंट्स in class 11 and 12, there are 400 students in 7th and 8th and so on. So that means this will be known as organized data. So what is the difference between raw data and organized data? Raw data means कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की. इफ आई से कि मेरी कंट्री में जैसे 5000 स्टूडेंट, आपने एक स्कूल में देखे कि स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स हैं, दैट इज अ रॉ इंफॉर्मेशन. ठीक है, बट अगर मैं उसके बाद बोलूं कि उनमें 5000 में से 500 11 12th में है, 400 7th 8th में है, या सपोज 1000 जो है प्राइमरी विंग में स्टूडेंट्स हैं, ऐसे करते करते मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो दैट बिकम्स अ ऑर्गेनाइज्ड डेटा. ठीक है, ये जनरल आपकी स्टैटिस्टिक्स के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. राइट, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. राइट. Yes, sir. नाउ अब इसके स्टैट्स की थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं जरा. नाउ बिफोर भी आगे कंटिन्यू करें, स्टैटिस्टिक्स आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस एंड स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस. So what do you mean by statistics in plural sense? तो statistics in plural sense की दो टाइप की डेफिनेशन, एक यहाँ दी हुई है, एक मैं आपको और बोल देता हूँ. Statistics in plural sense means the collection of data or aggregates of facts which are numerically expressed and used for making comparisons. ठीक है, तो statistics in singular sense की definition is a collection of data or the aggregates of facts which are numerically expressed. तो जो भी डेटा आप इकट्ठा करोगे वो नंबर्स की फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, for some predetermined purpose and used for making comparison, then we can say that is statistics in plural. Plural यानी plural से आपको definition कैसे याद रहेगी? Plural बहुत सारी, multiple, तो collection of data, aggregates of facts. तो statistics in plural sense refers to information in terms of numbers or numerical data such as population statistics, employment statistics, statistics concerned with the public expenditure, statistics concerned with the COVID cases. तो however any है, ये गलती है लिखा गया. However any numerical data is not statistics. जैसे कि राम हैज 200 पॉकेट, कुछ रैंडम नंबर्स आपको दिए हैं, वो आपकी स्टैटिस्टिक्स नहीं है. अनलेस एंड अनटिल दे आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन, दे आर नॉट द स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस. और इफ आई टॉक अबाउट द स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, तो अगर सिंगुलर सेंस की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी? इसके अलावा द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड या फिर द स्टडी ऑफ statistical tools. ठीक है, the study of statistical tools या study of statistical methods is statistics in singular sense. और statistical tools क्या हैं? Statistical tools, तो singular sense में statistics की definition, it is defined as a science of collection, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है?
COPAI, कोपाई। आप हमेशा याद रखेंगे कोपाई। कोपाई इज नथिंग बट स्टैटिस्टिकल टूल्स, और ये स्टैटिस्टिकल टूल्स कोपाई आपकी पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स की चैप्टर्स हैं। एक पूरा चैप्टर आपका कलेक्शन ऑफ डेटा पे है, पूरा चैप्टर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पे है, पूरा चैप्टर आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे है, मल्टीपल चैप्टर्स कैलकुलेशन वाले मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंडेक्स नंबर, ये सब एनालिसिस ऑफ डेटा पे है, और उनके कोफिशिएंट्स, कंक्लूजन्स आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा पे है। तो ये पूरी की पूरी बुक है आपकी जो आपने पढ़नी है। तो स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस स्टडीज द स्टैटिस्टिकल टूल। ठीक है, मैंने आपको ये बताया। अब इसके ऊपर मैं, अब जब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे उसमें इस डेफिनेशन को दोबारा रीड करके जब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के, तो आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम सिंगुलर सेंस के टॉपिक से लेके फिर उसके बाद उसके फंक्शंस, उसकी लिमिटेशंस, उनकी इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको भी छेड़ दिया कि कोपाई क्या होता है। तो क्लास एंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कोपाई क्या होता है। देयर आर 5 statistical stages. There are 5 statistical stages. सबसे पहली स्टेज कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, थर्ड स्टेज आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फोर्थ स्टेज आपकी एनालिसिस ऑफ डेटा, फिफ्थ स्टेज आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। व्हेन आई से कलेक्शन ऑफ डेटा, तो कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब है आप डेटा जो कलेक्ट करते हो वो किस पर्पस के लिए करते हो। क्या आप सेंसस, कंट्री की जनगणना सेंसस के लिए करते हो, या सैम्पलिंग के लिए करते हो किसी पर्पस के लिए कि कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, कंट्री में कितने पावर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए आप डेटा कलेक्ट करते हो सेंसस या सैम्पलिंग पर्पस के लिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, when you convert a raw data into organized form, आपके पास एक सिंपल कॉम्प्लेक्स डेटा आ गया कि 5000 बच्चे हैं क्लास में। अब मैं क्या करूं इस 5000 बच्चों का, मुझे अगर आगे स्टैटिस्टिक्स कुछ कंक्लूजन निकालना है तो मैं 5000 बच्चों से कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। मुझे आप बताओ कि 5000 में से प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर क्लासेस में कितने कितने बच्चे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से बच्चे किन किन क्लासेस में। तो सिंपल डेटा को, एक कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना, वो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आप डिफरेंट टाइप के बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, पाई डायग्राम्स, परसेंटेज बार डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम, ब्रोकन बार डायग्राम्स, ठीक है, टेबुलर, टेक्सचुअल, ग्राफिकल, टेबुलर, टेक्सचुअल, ग्राफिकल, डिफरेंट मोड्स में आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो। जैसे मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ, ठीक है, मैं एक्टिव मेंबर ऑफ स्टॉक मार्केट। अब मेरे सामने जब ये कुछ ऐसा चार्ट आता है ना, पर डे का चार्ट आ रहा होता है कुछ इस तरीके से, पर्टिकुलर स्टॉक, सपोज रिलायंस कंपनी का, तो मैं स्टडी करता हूँ कि 9 बजे से 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट में इसका मूवमेंट क्या था। एज ए टेक्निकल एनालिसिस, तो मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ कि आज मूवमेंट क्या थी, व्हाट वाज द ट्रेंड ऑफ दिस कंपनी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उसका इंटरप्रिटेशन करता हूँ, कंक्लूजन निकालता हूँ। तो वो सब किसका पार्ट है, आपका प्रेजेंटेशन का। एनालिसिस में आप टूल्स यूज़ करोगे, मीन, मीडियन, मोड, उसके अलावा आपके अलग स्टैंडर्ड डेविएशन, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, बहुत कुछ, वो आपका एनालिसिस का पार्ट है। इंटरप्रिटेशन में आप कोएफिशिएंट, कंपैरिजन करोगे डेटास को और उनके रिलेटिव वैल्यूज निकालोगे, ठीक है, तो वो सब आपका इंटरप्रिटेशन में आएगा। तो ये जो आपका कोपाई है, दीज कोपाई आर द 5 स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिस पे आपकी पूरी रेस्ट ऑफ द बुक है। पहले 2-3 चैप्टर, पहले 2 चैप्टर आपके थ्योरेटिकल हैं, उसके बाद पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स आपकी प्रैक्टिकल है, ठीक है, जिस पे आपका पूरा न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। पहले 2 चैप्टर्स आपके थ्योरेटिकल पार्ट रहेंगे, ठीक है।
तो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, जो कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन यानी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है और कंपैरिजन के लिए यूज होता है। नंबर रॉ फिगर्स 5, 10, 12 ये सब 15, 20 ये सब एक रॉ डेटा है, इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अनलेस एंड अनटिल हम इन सारे वैल्यूज को आपस में कंपेयर करें और कंक्लूजन निकालें, तब तक ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस तो हमने देख लिया, और स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस क्या होता है? स्टडी ऑफ कोपाई, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। तो स्टैटिस्टिक्स वो साइंस है, ठीक है, जो कि डेटा कलेक्ट करती है, ऑर्गेनाइज करती है, प्रेजेंट करती है, उसको एनालाइज करती है और उस पर कंक्लूजन निकालती है जो न्यूमेरिकल डेटा हम कलेक्ट करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल और सिंगुलर सेंस। एनी डाउट टू एनीवन? यहीं पर रोक रहे हैं हम आज क्लास को। एनी डाउट टू एनीवन? अनन्या, No, sir. No, sir. No, sir. अनमोल, स्पर्श, भावेक, No, sir. जैसिका, जपनीत, No, sir. No, sir. हर्षित, No, sir. No, sir. कुलविंदर, No, लक्षिता, sir. पूजा, सिमरन, वंश, No, sir, clear. ठीक है। और इफ एनीवन इज मिस, जपनीत, No doubt, sir. ऑल क्लियर, वंडरफुल, ठीक है। सो हेयर वी पैक अप दिस चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पहला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अगली क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को मोर और लेस खत्म कर देंगे। छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो अगली क्लास तक हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें, और उसके बाद इसके ऊपर कोई डाउट्स या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ होंगे तो देखेंगे, वरना ज़रूरत नहीं होगी तो आगे चलेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।